राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक अपडेट है जो कि HKRN में लगे सभी कर्मचारी, चाहे वो कितने भी साल के कर्मचारी हो, चाहे वो 5 से ऊपर हो या 5 से नीचे हैं, जो फिलहाल अभी HKRN के अंदर लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो पोर्टेड कर्मचारी हैं या फिर जो आगे फ्रेशर लगेंगे या नई भर्ती होनी है कर्मचारियों की, उन सभी कर्मचारियों के लिए एक जानकारी है HKRN की तरफ से। जो 2022 में जो पॉलिसी जारी की गई थी HKRN की, हरियाणा सरकार की तरफ से, उस पॉलिसी के अंदर सुधार किया गया है, उस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है साथियों। तो आपको उसकी जानकारी बताएंगे क्या कुछ संशोधन हुआ है, नई सिलेक्शन है, पोर्ट कर्मचारी है या सैलरी रूल है, उस सभी में बदलाव कर दिया गया है सब। तो आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो जैसे कि ये पत्र आपका अभी दिखाया मैंने, ये पत्र जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया 13 मई का ये पत्र है और हरियाणा गवर्नमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज HRD उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो ये 7 पेज का पत्र है। तो साथियों इसको मैं आपको अभी हिंदी में अनुवाद करके दिखाऊंगा, तो सभी साथी वीडियो के साथ बने रहेंगे। देख लीजिए साथियों, मुझे आपका ध्यान संख्या जो पत्र क्रमांक दिनांक 30/6/2022 द्वारा जारी अधिसूचना की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है कि जिसमें सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो माध्यम से जो जनशक्ति की तैनाती के लिए 1 अप्रैल 2022 से लागू संविदा व्यक्तियों की जो तैनाती है 2022 नामक एक नीति तैयार की गई थी। इसे अधिसूचना संख्या 26/10/2023 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। एक पत्र संशोधन का था, वो 26/10/2023 को जारी किया गया था और उसके अंदर कुछ जानकारी दी गई थी साथियों। उस जानकारी में क्या था कि कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन दोबारा से नहीं कर पाएंगे। जिन कर्मचारियों को 5 साल से ऊपर 10 साल से ऊपर हो चुके थे, वो कर्मचारी अपनी जो सैलरी है अपने अनुभव के हिसाब से सैलरी नहीं करवा पाए थे, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, अनुभव न जोड़ा जाए। तो उसके बारे में वो एक जानकारी आई थी 26/10/2023 को। उसके बाद में क्या कुछ जानकारी आई है वो आपको बताएंगे। तो इसके बाद में साथियों, तो इसका दूसरा पेज है, इसके अंदर जो बताया गया है कि संशोधन किस प्रकार के क्या हुए हैं। तो इसमें बताया गया है कि 30/6/2022 के समसंख्यक द्वारा जारी 26/10/2023 को संशोधित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 के संबंध में तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किए जाते हैं। क्या क्या अधिसूचित किया गया है? जैसे पहले नंबर पर है कि संविदा व्यक्तियों की जो तैनाती है 2022 में नीति के उद्देश्य के संबंध में, तो लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से सहायक या सहायक प्रकृति की गतिविधियां सेवाओं के लिए जनशक्ति को नियोजित करना आवश्यक है। तो जो मैं थोड़ी मेन बताऊंगा इसके बारे में। जैसे नंबर 2 पर है संशोधित संविदा कार्मिक तैनाती नीति 2022 में नीति के आवेदन के संबंध में 4 नंबर पर बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई जॉब वर्क नीति के अंतर्गत कार्यरत हार्ट्रोन पेशेवर। नंबर 3 पर है संशोधित संविदा कार्मिक तैनाती नीति 2022 खंड 5.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक पैराग्राफ आया था, उसमें जो पहले लेटर आया था 2022 की जो नीति लागू करी गई थी, उसमें 5.5 एक पैरा था। उसमें क्या बताया गया था कि सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 7 तारीख तक देने सुनिश्चित करें। अगर 7 के बाद सैलरी आती है तो पर मेंबर के हिसाब से 50 रुपये फ़ाइन लगेगा DDO को, पर मेंबर के हिसाब से, दिनों के हिसाब से जितने दिन लेट करेंगे। तो वो उन्होंने बीच में 2023 वाली में संशोधन में उसको ख़त्म कर दिया था 5.5 को, लेकिन इन्होंने दोबारा प्रतिस्थापित किया गया इसको। इसमें देखिए दोबारा क्या है, मांगकर्ता संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तैनात जनशक्ति यानी कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके निगम को मांग लागत का समय पर भुगतान किया जाए। यदि तैनात जनशक्ति के वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक नहीं किया जाता है तो निगम को तैनात जनशक्ति को वापस लेने की स्वतंत्रता होगी।
सभी मांगकर्ता संगठनों को निगम को भुगतान करते समय जहां भी लागू हो टीडीएस के लिए जीएसटी और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का पालन करना होगा। यानी कि आपकी जो सैलरी है आने वाले समय में 7 तारीख तक देना सुनिश्चित किया जाएगा सभी विभागों के द्वारा। उसके बाद में है 4 नंबर पर कि संविदा कर्मियों की जो तैनाती नीति 2022 है उसमें संविदा कर्मियों के शामिल होने से पहले या बाद की कार्रवाई के संबंध में, यानी कि शामिल होने से पहले जब कर्मचारी फ्रेशर लगेगा, लगने से पहले और उसके बाद की कार्रवाई जो खंड 5 का उपखंड 5.7 है उसके निम्नानुसार क्या बताया गया है। 5.7 में संविदा कर्मियों के शामिल होने से पहले या बाद की कार्रवाई DOL यानी कि डेट ऑफ लिविंग जारी करने से पहले निगम पंजीकृत उम्मीदवारों द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेज है, यानी कि जब कर्मचारी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते समय अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेगा तो उन दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, उसकी जांच करेगा, वेरीफाई करेगा। उसमें शामिल होने पर मांग करने वाला संगठन पोर्टल, यानी कि जिस विभाग ने मांग करी है उस पोर्टल पर शामिल होने के बारे में निगम को सूचित करेगा। यानी कि जो विभाग मांग करेगा कि हमें इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है तो उसके पोर्टल पर उस निगम को सूचित करेगा। जिसके बाद वेब पोर्टल एक पहचान पत्र तैयार करेगा जिसे तैनात व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि वो विभाग है जिसने मांग करी है वो उस पोर्टल पर उसका एक पहचान पत्र तैयार करेगा और उस कर्मचारी को दिया जाएगा। उसके बाद में साथियों अगला है पेज 5 नंबर पर है जो संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति है 2022 में तैनात व्यक्तियों को प्रशिक्षण कुशलता के संबंध में एक 6.5 पैरा था। उसमें क्या बताया इन्होंने कि जो तैनात व्यक्तियों को प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना तथा उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, उसमें 2 पॉइंट बनाए गए हैं। निगम चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ताकि उन्हें मांगकर्ता संगठन द्वारा सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके। यानी कि कुछ और जो टेक्निकली प्रशिक्षण है, कौशल है, कोई भी मतलब काम सिखाने का जो अनुभव होगा वो उसका अच्छे से पालन करना सीखेगा। निगम पोर्टल पर पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्य केंद्र प्रायोजित उद्यमिता कार्यक्रम या योजनाओं से जोड़कर राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। फिर उसके बाद में साथियों 8.4 में जो आयु के उस पे है, इस नीति के तहत नौकरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रहेगी और आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों के लिए समय समय पर सरकार द्वारा जो जारी निर्देश होंगे उनके अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वैसे तो आयु सीमा रहेगी 18 से 42, लेकिन जो आरक्षित श्रेणी है तो उनके लिए जो सरकार प्रावधान करेगी उसमें जो छूट होगी वो मिलती जाएगी। फिर नंबर 2 पर क्या है, तैनाती पर किसी को बनाए रखने की अधिकतम आयु नौकरी सत्र 1 यानी कि जो लेवल 1 के कर्मचारी है उसकी रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष रहेगी। बाकियों की जो सत्र है लेवल 2 लेवल 3 है उन 2 लेवलों की 58 वर्ष की मानी जाएगी। कर्मचारी को उस महीने के अंतिम दिन से समाप्त कर दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी 58 या 60 वर्ष की अधिकतम आयु पूरी कर लेगा। यानी कि जो कर्मचारी अपने 58 साल और 60 साल पूरे कर लेगा, जिस महीने में पूरी करेगा उसके लास्ट डे यानी कि आखिरी दिन को उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। 7 नंबर पर है संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 में उम्मीदवारी की सहमति से 8.7 जो पैरा बनाया गया इसमें देखते हैं। उम्मीदवार की जो सहमति है, पहले उम्मीदवार की सहमति ली जाएगी, जैसे अभी भी प्रोसेस सेम है। कर्मचारी से पूछा जाएगा मेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए एक लिंक प्राप्त होगा जिसमें वो फैमिली आईडी मांगेगा। फैमिली आईडी मांगने के तुरंत बाद आपसे OTP मांगेगा। OTP मिलने के बाद सदस्य का नाम चुनने के बाद उसमें उसका वो अंडरटेकिंग जो फार्म है ज्वाइनिंग का वो आएगा। उसको अगर वो उस कंसेंट को वो क्लिक करके उसको एक्सेप्ट करेगा तब जाकर उसकी वो ज्वाइनिंग पूछेगा वह आप ज्वाइन करने के इच्छुक हो या नहीं हो। तो इसमें बताया कि उम्मीदवार को 1 महीने की अवधि के लिए मेरिट सूची से बाहर कर दिया जाएगा और तैनाती के दूसरे प्रस्ताव के लिए उसकी सहमति के जवाब न देने पर 3 महीने की अवधि के लिए, तो अगर कर्मचारी ने पहले मंथ उसमें कोई जवाब नहीं दिया तो उसको 1 मंथ के लिए मेरिट सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अगर दोबारा भी उसने कोई
अपनी सहमति नहीं दी है तो उसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। अंत में तीसरी बार उसकी सहमति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में उम्मीदवार को निगम के माध्यम से उसकी तैनाती के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि पहला मौका 1 महीने तक, दूसरा मौका 3 महीने तक, अगर तीसरे मौका भी गंवा दिया तो उसको 1 साल तक दोबारा कोई एचकेआर में नौकरी का प्रावधान नहीं रहेगा साथियों। तो ये जानकारी है। उसके बाद में साथियों बने रहेंगे वीडियो में, आपको नंबर भी बताएंगे कितने नंबर पर क्या क्या लाभ मिलेगा। तो स्कोर आया है, पैरामीटर, स्कोर पैरामीटर क्या क्या है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में 2021 के तहत स्थापित पारिवारिक सूचना डेटा रिपोर्टिंग में सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर 40 अंक मिलेंगे। और परिवार पहचान पत्र के तहत स्थापित पारिवारिक सूचना डेटा रिपोर्टिंग के सत्यापित उम्मीदवार का आयु में पहला है फैमिली आईडी का इनकम, दूसरा है उसमें मिलेंगे 40 अंक मैक्सिमम, दूसरे नंबर पर है एज में 10 नंबर मैक्सिमम। आवश्यक योग्यता से परे कौशल, अगर नियोक्ता के जो भी मतलब कैंडिडेट अप्लाई करेगा, अगर उसकी जो योग्यता है उससे अलग कौशल है, योग्यता है उसकी, हायर एजुकेशन है तो उसके 10 नंबर। फिर है सीईटी में, अगर कर्मचारी मतलब जो सीईटी पास किया है कैंडिडेट ने तो उसके 10 नंबर। तैनाती में आसानी विस्तृत प्रावधान के लिए नीचे पैरा 4 दिया गया है, 4 दिया गया, इसमें 10 पॉइंट अलग से हैं, तो टोटल 80 अंक का इसमें पास किया जाएगा। तो अब बताते हैं इसमें क्या कुछ है। जो फैमिली इनकम है, उस फैमिली इनकम में क्या क्या बताया गया है। 1 लाख रुपए तक की फैमिली इनकम को 40 अंक, 1,01,000 रुपये से 1,80,000 तक 30 अंक, 1,80,001 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक 20 अंक, और 3,01,000 रुपये से 6 लाख तक 10 पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद में है जो नंबर 2 पर आयु का है, एज का है, 24 से 36 वर्ष तक की आयु को 10 नंबर, 36 से 42 वाले को 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर इन्होंने तीसरा है जो हायर एजुकेशन का है, नौकरी गतिविधियों के लिए एनसीवीटी, एससीवीटी, एसवीएसयू विश्वविद्यालय से प्राप्त, जैसे कि आपकी आईटीआई है, उम्मीदवार को अधिकतम 5 अंकों का वेटेज स्वीकार्य कर देंगे, तो 5 नंबर इसके लगेंगे। यानी कि एनसीवीटी है, एससीवीटी है, एसवीएसयू विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त आईटीआई है आपकी, तो उसके अधिक 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी, सीईटी में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक अलग से मिलेंगे। फिर इन्होंने बताया है कि उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी उम्मीदवार को 10 अंक तक का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिस ब्लॉक नगर निगम के लिए नौकरी अधिसूचित की है, यानी कि जिस ब्लॉक में नगर निगम में वो वैकेंसी निकली है, अगर वो कैंडिडेट भी उसी ब्लॉक नगर निगम से होगा तो उसको 5 अंक अधिक मिलेंगे। और वो किस प्रकार हैं, जैसे कि ट्रिपल पी के अनुसार समान ब्लॉक नगर निगम 10 पॉइंट, और ट्रिपल पी के अनुसार निकटवर्ती ब्लॉक यानी कि समान ब्लॉक है, समान नगर निगम है तो 10 नंबर है। अगर उसके नज़दीक का स्थान है, ट्रिपल पी में दिया गया जो स्थान है और जहां पर वैकेंसी निकली है उसके निकट है तो 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे साथियों। तो उसके बाद में साथियों काफ़ी सारा पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, दिखाऊंगा आपको, बने रहेंगे वीडियो के साथ। काफ़ी लंबी बन जाएगी वीडियो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं साथियों इसमें। तो निगम मांगकर्ता संगठन से प्राप्त विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए मांग पत्र की संख्या और मात्रा के अनुसार योग्यता सूची से पात्र उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। यानी कि जो विभाग है, संगठन निगम है, वो विभिन्न नौकरी के लिए मांग पत्र करेगा और उसके अनुसार उन उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करेगा। फिर निगम नियुक्त व्यक्ति को इंडेंटिक संगठन में शामिल होने से पहले सॉफ्ट स्किल और इंडेंटेड जॉब रोल में पूर्व प्रस्थान उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी इच्छा से त्यागपत्र देता है, उसके बाद पुनः तैनाती चाहता है तो उस पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी खुद त्यागपत्र देता है और उसके बाद दोबारा ज्वाइनिंग चाहता है तो उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की संविधात्मक तैनाती उसकी अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाती है और किसी व्यक्ति की नियमित आधार पर नियुक्ति के कारण
न्यूनतम अंतराल के बाद उसे बढ़ाया जाएगा या पुनः तैनात नहीं किया जाता है तो उसे योग्यता के आधार पर पुनः तैनाती के लिए विचार किया जाएगा। जहां संविदात्मक तैनात या खराब प्रदर्शन आदि के कारण अवधि पूरी होने से पहले समाप्त हो जाती है तो उसे भविष्य में आगे की तैनाती के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी की किसी गलती के कारण या उसके दुराचार के कारण, खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। लेवल 1 की नौकरी पर पहले से ही काम कर रहे एक संविदा कर्मचारी किसी भी उच्चतर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए वह पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि वो एलिजिबल हैं हायर नौकरी के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 वाले। संविदा कर्मचारियों की नीति 2022 में अनुकंपा आधार पर तैनाती के संबंध में खंड 12 है जो उसमें बताया गया है कि संविदा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृतक संविदा कर्मी का परिवार या तो 3 लाख रुपए की अनुकंपा वित्तीय सहायता का लाभ लेने का विकल्प चुन सकता है या मृतक संविदा कर्मी के निमंत्रण या समतुल्य सत्र की नौकरी में विकल्प चुन सकता है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा समाप्ति के पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसका परिवार या तो 3 लाख रुपए की राशि एक्सेप्ट कर ले या फिर उसके सामान, उसके परिवार में अगर कोई योग्य है नौकरी के तो उसको नौकरी का विकल्प दिया जाएगा। निगम को किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले मांग के 10% तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी की भूमिकाओं के लिए वर्णित प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए आउट ऑफ टर्न आधार पर तैनात करने का अधिकार होगा। तो साथियों, ये सारी जानकारी थी जो HKRN के अंदर अभी सुधार किया गया है। बहुत सारे पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं, कुछ पुराने थे, कुछ नए जोड़े गए हैं। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।